हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो काव्य खंड है उसके 5 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे है हम 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां यानी 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर होने वाले उसमें अति कारगर साबित होंगे। इन्हीं में से आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये जो आपके हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज चौथी क्लास है। इसमें जो 6ठा अध्याय है जिसके कवि है तुलसीदास जी, भरतराम का प्रेम और पद। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित भरतराम का प्रेम है किस कवि से लिया गया, यानी तुलसीदास जी की कौन सी रचना से लिया गया। जो तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस है उसके अयोध्या कांड से लिया गया। ये रामचरितमानस और रामचरितमानस का जो अंश है अयोध्या कांड, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दूसरे राम को वापस लाने के लिए भरत है वो कहाँ गए थे। राम को वापस लाने के लिए भरत है वो चित्रकूट गए थे। तीसरा क्या है, मोर मुनिनाथ निभा। पंक्ति में मुनिनाथ शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो मुनिनाथ है वो मुनि वशिष्ठ के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो गुरु वशिष्ठ है उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे चौथा प्रश्न, मैं जानव निजनाथ सुबह में। निजनाथ शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। निजनाथ शब्द है वो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। यहाँ पर जो स्वामी शब्द है वो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे 5वां प्रश्न है, भरतराम का प्रेम इस काव्यांश में छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ है। इस काव्यांश में जो दोहा और चौपाई छंद का है वो प्रयोग हुआ है। आगे भरतराम का प्रेम काव्यांश में किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया। जो भरतराम का प्रेम काव्यांश है उसमें जो भरत की मनोदशा है उसका वर्णन किया गया। पद है वो तुलसी की कौन सी रचना से लिए गए। जो पद है वो तुलसीदास जी की जो गीतावली रचना उसे लिए गए। राम योग में माता कौशल्या किससे अपने हृदय से लगाती है। राम के योग में माता कौशल्या जो राम की पनैया है उनको अपने हृदय से लगाती है। जाननी निरखती बाण धनुया। पंक्ति में जननी शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। जो जननी शब्द है वो माता कौशल्या के लिए प्रयुक्त है। जननी का शब्द शाब्दिक अर्थ भी माता होता है। आगे 10वां प्रश्न है, कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना किससे की है। जो कवि ने माता कौशल्या के दुख है उसकी तुलना वियोगी मोरनी से की है। जो वियोगी मोरनी होती है उसी का दुख जिस प्रकार होता है उसी प्रकार माता कौशल्या के दुख को बताया गया है। माता कौशल्या किसके बहाने राम को बुलाना चाह रही है। माता कौशल्या घोड़ों के बहाने राम को बुलाना चाह रही है, यानी राम से आह्वान करती है कि एक बार आकर अपने घोड़ों को देख ले। ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बनी। सीधा पंक्ति में बाजी शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो बाजी शब्द है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है। अश्व घोटक बाजी सेंध वही और तुरंग, ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए जो बाजी शब्द है वो घोड़े के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे 13वां प्रश्न है, रई चक्की चित्र लिखी सी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें है वो उपमा अलंकार है। जहाँ पर सा या सी शब्द आ जाता है वहां पर 90% बार उपमा अलंकार ही होता है, इसलिए इसमें आपके उपमा अलंकार है, यानी वह चित्र लिखे के समान। जो जिस प्रकार कोई भी उत्कीर्ण के चित्र होता है जिस प्रकार खड़ा रहता है उसी प्रकार माता कौशल्या अचंभित होकर खड़ी रह गई थी। आगे लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें 14 प्रश्न है, भरतराम का प्रेम कविता में तुलसीदास ने राम की कौन सी विशेषताओं का संकेत किया है। यानी इसमें राम की कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बताई गई, या राम की ऐसी कौन सी विशेषताएं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। भरत कहने लगे कि मैं अपने प्रभु श्री राम के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानता हुआ अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, वे दयालु और सबसे स्नेह रखते हैं। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है। खेल में भी वे कभी अप्रसन्न नहीं होते या नाराज नहीं होते। उन्होंने कभी बचपन में मेरा अहित नहीं किया। वे सभी परिवारजनों के प्रति अपार स्नेह रखते हैं। आगे 15 प्रश्न है, मैं इस सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति के आधार पर जो भरत है उनकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। भरत समर्थ अनर्थों की जड़ है, अपने आप को मानते हैं। वह कहते हैं कि पुत्र मोह के कारण माता कैकेयी द्वारा राम को वनवास देना, राजा दशरथ का असामयिक निधन, ये सब अनर्थ उनके कारण से ही वह आत्मग्लानि के साथ भरत कहते हैं कि राम तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, अर्थात वह मुझे क्षमा कर देंगे और मेरा मन रखने के लिए वापस है वो अयोध्या लौट आएंगे। ये भरत की मनोदशा का वर्णन हुआ। भरत है और स्वयं को सभी अनर्थों की जड़ मानता है और वह आत्मग्लानि के साथ राम से प्रार्थना करते हैं। आगे 16 प्रश्न है, भरत का आत्म प्रताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। यानी भरत को जब आत्मग्लानि हुई तो इसे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके चरित्र का कौन सा पक्ष है वो उज्जवल था। भरत का आत्म प्रताप इस बात का द्योतक है कि वे साधु स्वभाव और राम के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। उनकी माता के कहीं जो कुछ किया उसमें उनकी कोई सहभागिता नहीं है। राम को वन गमन में जो भी कष्ट उठाने पड़े उनके लिए वे स्वयं को या अपने भाग्य को दोषी मान रहे हैं। आगे 17 प्रश्न है, राम के वन गमन पश्चात माँ कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन तुलसीदास के पदों पर कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की मन स्थिति किस प्रकार की थी। इस अध्याय से एक प्रश्न है वो हर बार पक्का पूछा जाता है, इसलिए इस अध्याय से आपके प्रश्न अधिक दिए गए हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या उनके द्वारा प्रयुक्त धनुष बाण उनकी जूतियां देकर वात्सल्य वियोग का अनुभव करती है और राम का स्मरण करते हुए उनकी यादों में खो जाती है। उनका वन गमन भूल जाती है और सुबह उनके कक्ष में जाकर उन्हें जगाती है। अचानक राम का वन गमन याद आता है तो वह जड़वत हो जाती है या निर्जीव के समान हो जाती है।
आगे 18वां प्रश्न है, गीतावली संकलित पद रागो एक बार फिरी आओ में नित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। रागो एक बार फिरी आओ पद से यह व्यक्त होता है कि माता कौशल्या राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल है। वह यह कहती है कि तुम्हारे प्रिय घोड़े तुम्हारे चले जाने से दुखी है, एक बार उन्हें अपने दर्शन दे दो। पर वास्तविकता यह है कि घोड़ों के बाने वह स्वयं राम को देखने के लिए व्याकुल है। इस पद में राम का पशु प्रेम, उनके हृदय की करुणा के साथ साथ माता कौशल्या का वात्सल्य भाव भी प्रकट हुआ। एक माता या पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य भाव है, वो साहित्य की भाषा में कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। यहाँ पर जो माता कौशल्या का राम के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है। आगे 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखना है। भाव पक्ष यानी इसका मूल भाव क्या या इसके माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया गया। कला पक्ष इसकी जो व्याकरणिक विशेषताएं कौन कौन सी है। भाव पक्ष में माता कौशल्या प्रतीक के माध्यम से राम को वन में संदेश देती हुई भेजती है कि तुमने प्रेम से जिन घोड़ों को पाला पोसा है वह तुम्हें देखने के लिए व्याकुल है। यद्यपि भरत उनकी पूरी देखभाल करते हैं परंतु वह दिन दिन उसी प्रकार दुर्बल होते जा रहे हैं। जिस प्रकार पाला पड़ने से जो कमल है वो मुरझा जाता है, उसी प्रकार तेरे घोड़े है वो दिन दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। इसका कला पक्ष है ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ। जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तुकांत छंद के साथ इस पंक्ति में बिंब विधान की क्षमता है। शोगुनी सार दिन दिन में अनुप्रास अलंकार है और मनु कमल हिमारे में उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। आगे 20वां प्रश्न है, तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ। तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि है और उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। उनके काव्य में विश्व बोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। उनके साहित्य में मानव प्रकृति और जीव जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन के अनुभव परिलक्षित होते हैं। अवधि और ब्रज भाषा में उन्होंने लेखन किया। तुलसीदास की रचना में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। तुलसीदास सही अर्थों में लोक कवि है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोआवली, श्री कृष्ण गीतावली, रामलला, नच्चू, बरवे, रामायण, जानकी, मंगल पार्वती, मंगल वैराग्य, संदीपनी और रामायण प्रश्नावली, ये इनकी मुख्य काव्य कृतियां। जो तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। पिछले 2 से 3 पेपरों में ये पूछा गया है। आगे जो 7वां अध्याय है 12 मासा जिसके कवि है वो मलिक मोहम्मद जायसी है, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है, प्रेम आख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। जो प्रेम आख्यान परंपरा उसका सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है, उसका सर्वश्रेष्ठ काव्य है वो पद्मावत है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही। इसमें मुख्य रूप से जो प्रेम कथाएं है वो लिखी गई। जायसी भक्ति काल की किस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। यानी जायसी है वो साहित्य की जो भक्ति काल है उनकी कौन सी शाखा के कवि माने जाते हैं। जो जायसी है वो प्रेम मार्ग की शाखा के कवि माने जाते हैं। 12 मासा काव्य इनकी काव्य शैली कैसी है। इनकी काव्य शैली दोहा चौपाई शैली। इसमें जो दोहा और चौपाई छंद है उनका प्रयोग हुआ। जायसी ने 12 मासा काव्य खंड में किस भाषा को अपनाया। जो 12 मासा काव्य खंड है उसमें अवधि भाषा को अपनाया गया। यानी अवधि भाषा में लिखा गया। अगन देवश घटा निशी चढ़ी पंक्ति में अगन का क्या अर्थ है। जो अगन है उसका अर्थ होता है मार्गशीर्ष मार्च, यानी जो मिक्सर का महीना होता है उसे अगन का माह कहा जाता है। जानव से जीवन चल बूढ़ी पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा। इस पंक्ति में जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कई श्रृंगार को पैर पटोरा पंक्ति में पटोरा शब्द का शाब्दिक अर्थ किया। जो पटोरा शब्द है उसका अर्थ होता है रेशमी वस्त्र। 12 मासा काव्य खंड का प्रमुख रस है वो विप्रलंब श्रृंगार रस है, यानी इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। 12 मासा काव्यांश में किसकी वीरव्यता का वर्णन है। जो 12 मासा काव्यांश उसमें राजकुमारी जो नागमती है उसकी वीरव्यता का वर्णन है। इसमें ऑप्शन 6 है वो सही है। फागुन के महीने में जोड़ी बनाकर सखियां कौन सा खेल खेल रही थी। फागुन के महीने में सखियां जोड़ी बनाकर जो चांचरी का खेल है वो खेल रही थी। सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा पर आधारित ग्रंथ कौन सा। इनकी प्रेम कथा पर आधारित ग्रंथ है वो पद्मावत है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। आगे 12वां प्रश्न है, अगन मास में वीराणी नायिका की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यानी जो मार्गशीर्ष का महीना होता है उसमें वीराणी नायिका होती है उसकी वीर्य वेदना किस प्रकार की होती है। अगन के महीने में ठंड बढ़ गई है और नागमती दुर्बल हो गई और वीर्य वेदना रात की तरह बड़ी हो गई है। प्रिय के वियोग में रातें कटती नहीं है। नागमती का रूप सौंदर्य तो प्रिय अपने साथ ले गया है। यदि वह अभी लौट आवे तो उसका रूप रंग भी वापिस आ जाएगा। अपने प्रिय के पास संदेश भिजवाती हुई वह कौवे और भौर से कहती है कि तुम जाकर उनसे कह देना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वीर्य में आग में जलकर मर गई और उसके शरीर से जो धुआं निकला उसी समय वो काले हो गई। यानी जो कौवा और काले भौरे होते हैं उनको कहती है कि तुम प्रिय को जाकर कहना है कि हम उनके धुएं से है वो काले हो गए और वो आग में जल वीर्य की आग में जलकर है वो मर गई है। आगे 13वां प्रश्न है, माघ महीने की नायिका के वीर्य का चित्रण। इसमें आपको जो प्रत्येक महीने की वीर्य रहता है उसका वर्णन है वो करना है। माघ महीने में पाला पड़ने लगे जिससे वीरानी नायिका के लिए वीर्य का समय और कठिन हो गए। जाड़े की ऋतु में जैसे वर्षा मावट होती है वैसे ही नायिका की आंखों से गिरने वाला आंसू उसके शरीर से लगते हैं तो उसे तीर किसी चुभन का एहसास होता है। यानी जब आंसू
जल की बूंदे, जो आंसू की बूंदे उनके शरीर से लगती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई तीर लगी हो। प्रियतम पास नहीं वह न तो श्रृंगार करना चाहती, नहीं रेशमी वस्त्र धारण करना चाहती। वीरे कांशु वह धागे की भांति पतली हो गई, जिससे उसके गले में हार भी नहीं टिकता। नायिका कहती है, हे प्रियतम, ये वीरे की पीड़ा उसे जलाकर मार डालना चाहती है। आगे 14वां प्रश्न है, फागुन मास में नागमती की वीर वेदना का वर्णन कीजिए। फागुन के महीने में पवन है वो झकोरों के साथ बहने लगा, जिससे सर्दी अत्यधिक बढ़ गई। नायिका का शरीर पीले पत्तों की भांति पीला पड़ गया। समस्त वनस्पति प्रसन्न है, पर नायिका प्रियतम के वीरे में होली के समान जल रही है। सभी लोग फाग खेल रहे हैं, पर नायिका को वीरे कांड कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वीरे की अधिकता इतनी है कि नायिका अपने शरीर की राख बन जाने के बाद भी प्रियतम का सानिध्य पाना चाहती है। यानी वह पवन से कहती है कि मुझे उस पथ पर उड़ा ले जाना, मेरी राख को जहाँ से मेरा प्रियतम है वो गुजरे। आगे 15 प्रश्न है, वो काव्य सौंदर्य से समृद्ध है। इसमें भाव सौंदर्य, वीरानी नायिका नागमती भौर और कौवे के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश देती है कि तुम्हारी पत्नी वीरेन की आग में जलकर मर गई है, और उसके जलने के धुएं से ही भौरे और कौवे का जो शरीर है वो काला हो गया है। शिल्प सौंदर्य, दोहा छंद और अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भौरे के द्वारा संदेश भेजने की दूत परंपरा, विप्रलंब श्रृंगारस अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। यानी जो वियोग श्रृंगार रस है उसका प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, और दो छंद का प्रयोग हुआ है। आगे 16 प्रश्न है, पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या विशेष लिखना है। संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो रचित पद्मावत के 12 मास खंड से लिया गया है। इसका प्रसंग है, जायसी ने इस पद्यांश में पौष महीने की बढ़ती हुई सर्दी से जो प्रभावित नागमती की वीर वेदना का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या, वीरानी नागमती कहती है कि पूष के महीने में शीत की अधिकता के कारण शरीर है वो थर थर कांप रहा है। सर्दी की अधिकता से डर कर सूर्य भी लंका की दिशा में जाकर तपने लगा है। यानी इस समय जो सूर्य है वो दक्षिणायन में चला जाता है, सूर्य की किरणें है वो भी कम आती है। वीर्य की बाढ़ आ गई और शीत अत्यधिक कठिन हो गए, सर्दी से कांप कांप कर मैं मरी जा रही हूँ। नागमती कहती है, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो, आकर मेरे सीने से लग जाओ। पीरी तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है, कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे। रजई ओढ़ने पर भी जाड़ा लगता है, ऐसे लगता है जैसे सेज है वो बर्फ से ढकी हुई। मेरी स्थिति तो उस चक्कई से भी बदतर है, यानी उससे भी खराब है, जो रात में अपने प्रियतम से बिछुड़ने के बाद दिन में मिल लेती है। किंतु मैं तो दिन रात कोयल की भांति वीरे में पिए पिए कूकती रहती हूँ। रात में भी सखियों के अभाव में अकेली रहती हूँ। बिछुड़े हुए पंछी की भांति मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। वीरे तो बाज पक्षी बना हुआ, जो जीते हुए मुझे खाया जा रहा है और मरने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। जिस प्रकार जो बाज पक्षी होता है वो जीवित जानवर को भी खाता है और मरे हुए को भी खाता है, उसी प्रकार उस नागमती ने वीरे की तुलना बाज पक्षी से कि वीरे है वो मेरे को जीते जी मारना चाहता है और मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अंत में नागमती कहती है कि वीरे कांड मेरे शरीर का रक्त बह गया, मांस गल गया, हड्डियां सूखकर शंख के समान हो गई। ये वीरेणी सार्स की भांति चीख पुकार करके मर गई। अब तो प्रियतम आकर इनके पंखों अर्थात अवशेषों को ही समेटेगा। आगे इसका विशेष है, भाषा है वो अवधि है, दोहा चौपाई, छंद है विप्रलंब श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। सर्दी से बचने के लिए सूर्य दक्षिण दिशा में चला गया, कहकर सर्दी की अधिकता बताई गई है। नागमती के वीर्य का मार्मिक वर्णन है वो किया गया, यानी हृदय को छूने वाला वर्णन किया गया है। वीर्य सचान वीर्य कोकिला में रूपक अलंकार और धनी सारा सोई रही मुई में उपमा अलंकार है। सुरुज जड़ई लंका दिशी तपा में उत्प्रेग से अंतिम पंक्तियों में अतिशयोक्ति और अनेक जगह अनुप्रास अलंकार है वो देखने लायक है। मलिक मोहम्मद जायसी का साहित्यिक परिचय लिखे। जायसी का जन्म है सन 1492 में अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस नामक जगह पर हुआ था। जायसी और सूफी प्रेम मार्ग शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनका जो पद्मावत है वो प्रेम आख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध कवि है। ये एक जो पद्मावत है कवि है, ये प्रेम आख्यान परंपरा का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई शैली अपनाई गई, यानी जो फारसी की मसनवी शैली होती है उसी आधार पर इस पद्मावत काव्य की रचना की गई है। भाषा उनकी ठेठ अवधि और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। पद्मावती जायसी की ख्याति का प्रमुख आधार और उनके अन्य ग्रंथ है अखरावट और आखिरी कलाम। आगे जो 8वां अध्याय विद्यापति के जो पद, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है। जो विद्यापति के पद है वो मैथिली भाषा में रचित है। और गोकुल तजी मधुपुर बस रहे पंक्ति में श्री कृष्ण है वो गोकुल छोड़कर कहाँ बस गए। जो श्री कृष्ण है वो गोकुल छोड़कर मथुरा बस गए और मथुरा को मधुपुर है वो कहा गया है। कवि ने नायिका के प्रियतम की किस महीने में अनेक संभावना व्यक्त की। कवि ने जो नायिका के प्रियतम है उसके अनेक संभावना कार्तिक माह में व्यक्त की है। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुदी रही है दू। नयान पंक्ति के आधार पर नायिका अपने नेत्र है वो कब बंद कर लेती है। वह नेत्र वन प्रदेश के फूलों को देकर बंद कर लेती है, क्योंकि उसके मन में जो वीर्य की वेदना है वो अधिक बढ़ती है। कोयल और भौरों की आवाज़ सुनकर नायिका की क्या प्रतिक्रिया हुई। जो कोयल और भौरों की आवाज़ सुनकर नायिका ने हाथों से दोनों कान बंद कर लिए। वीर्य में राधा का शरीर किसके समान क्षीण होता जा रहा है। वीर्य में जो राधा का शरीर है वो जो चतुर्दशी का चंद्रमा होता है उसके समान है वो क्षीण होता जा रहा है। जिस प्रकार जो
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है उसका जो सूर्य चंद्रमा होता है उसकी प्रकार है वो वीर्य में राधा का शरीर होता गया है। सातवां प्रश्न है रानी लक्ष्मी देवी पर मुग्ध होकर रमण करे। जो रानी लक्ष्मी देवी उस पर राजा शिव सिंह है वो रमण करे। विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र राजकवि और सलाहकार थे। जो विद्यापति है वो मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के वो राजकवि और सलाहकार थे। धरनी धरी धनी कतबेरी बई सही पुनी तई उठई ने पारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार इस पंक्ति में है वो अतिशयोक्ति अलंकार भी और अनुप्रास अलंकार, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर भी प्रस्तुत किया गया और वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है। तो और वीर दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश भी अलंकार है क्योंकि शब्दों की आवृत्ति भी हुई है। उपमा अलंकार भी, उपमा भी, दिगेर अनुप्रास यानी वर्णों की आवृत्ति हुई, ये तीनों अलंकार है। इसमें ऑप्शन दे है वो सही है। 11वां प्रश्न है आदिकाल और जो भक्तिकाल है उसके संधि कवि कौन माने जाता है, यानी इन दोनों के बीच के कवि है वो कौन माने जाते हैं। इन दोनों के बीच के कवि है विद्यापति माने जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना कि आदिकाल और भक्तिकाल के जो संधि कवि है वो विद्यापति माने जाते हैं। आगे लघुतरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। प्रियतमा के दुख के क्या कारण है। प्रियतमा इसलिए दुखी है क्योंकि उससे प्रियतम पास नहीं, और सावन के महीने को नायक के बिना काट पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। प्रियतम के बिना एकाकी भवन उसे काटने को दौड़ता है। नायक वीरानी नायिका का मन अपने साथ हरण करके ले गई। वह सखी से कहती है कि मेरे दुख की मेरी पीड़ा को भला दूसरा कैसे जान सकता है, इसे तो वही जान सकता है जिसने वीर्य का दुख झेला हो। इस प्रकार प्रियतमा के दुख का मूल कारण है कि प्रियतम का प्रदेश गमन, जिससे उसका वीर्य का दुख है वो झेलना पड़ रहा है। आगे 12वां प्रश्न है जन्म अवधि अमरूप नियारल नयन ने तिरपत बेल, इस पंक्ति के आधार पर विद्यापति की नायिका की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नायक को सदैव देखते रहने के बाद भी जो वीरानी नायिका है उसके नेत्र है वो तृप्त नहीं होते हैं, वह हमेशा उसे ही देखता रहना चाहती है। सखी ने जब नायिका से प्रेम के अनुभव के बारे में पूछा तो नायिका ने कहा कि प्रेम में सदा अतृप्ति रहती है, यानी कभी भी मन तृप्त नहीं होता। ये अतृप्ति प्रेम की पहचान है। नायिका के मन में नायक के रूप दर्शन की लालसा, यानी वह उसका दर्शन करना चाहती है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यही व्यक्त करना चाहता है, यानी जो नायिका है वो नायक के रूप दर्शन है वो करना चाहती है। आगे 14 प्रश्न है से पीड़ित अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन हो, इस पंक्ति लेखक का क्या अभिप्राय है। नायिका अपने प्रियतम के प्रेम का जब जब वर्णन करती है तब उसमें नवीनता और ताजगी दिखाई देती है। कवि के अनुसार वही प्रेम और अनुराग वर्णन करने योग्य जिसमें क्षण क्षण नवीनता का अनुभव हो। प्रेम की एक विशेषता है नित्य नवीनता, यानी हमेशा उसमें नवीनता और ताजगी दिखाई देती है। इसी प्रकार जिस प्रीति में कभी पुरानापन नया है, जो सदैव नई नई सी लगे, वही प्रीति है बखानने योग्य है, यानी उसका ही बखान किया जा सकता है। आगे निम्नात्मक प्रश्न है जिसमें आपको पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी। इसमें संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में विद्यापति के द्वारा जो रचित पद है उसे लिए गए। इसका प्रसंग है वीरानी नायिका की वीर्य दशा के बारे में बताती हुई कोई सखी श्री कृष्ण से कहती है कि वह अत्यंत दुर्बल हो गए, धरती पर बैठ जाए तो पुनः कभी उठ भी है वो नहीं सकती, यानी इतनी कमजोर हो गई है। वे क्या दूती ने जाकर जब श्री कृष्ण से कहा, यानी जब राधा की सहेलियों ने श्री कृष्ण से जाकर कहा कि हे कृष्ण तुम्हारे वीर्य में राधा अत्यंत व्याकुल हो रही है। वह कमल मुखी जब वन प्रदेश के फूलों को देखती है तो दोनों नेत्र बंद कर लेती है, और जब कोयल की मधुर कूक और भौरों का गुंजार सुनती है दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती है। तुम्हारे गुणों और प्रेम के बारे में वह सोच सोच कर वह सुन रही है, अत्यंत दुर्बल हो गई है। वह नायिका धरती को पकड़कर कितनी बार बैठ जाती है और पुनः उठ भी नहीं पाती। वह कातर दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती रहती है और आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। तुम्हारे वीर्य में उसका शरीर उसी प्रकार क्षीण होता जा रहा है जिस प्रकार जो चतुर्दशी का चांद है वो क्षीण होता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हैं। इसमें विशेष है इस पद में कोमल कांत पदावली युक्त जो मैथिली भाषा उसका प्रयोग हुआ है। वीर्य की तीव्रता का मार्मिक वर्णन है। कमलमुखी चौदशी चांद समान में उपमा अलंकार, धरनी धरी में अतिशयोक्ति अलंकार है। अनेक जगह पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। गेय छंद है, वियोग श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। आगे विद्यापति का साहित्यिक परिचय। विद्यापति का जन्म सन 1380 में हुआ था। वे भक्ति और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की जैसी अनुभूति हुई वैसी अत्यंत दुर्लभ है। विद्यापति का संस्कृत अवध यानी अपभ्रंश और मैथिली पर पूरा अधिकार था, यानी इन तीनों भाषाओं का वो ज्ञाता थे। उन्हें मैथिली, कोकिल और अभिनय जयदेव कहा जाता है। ये उपनाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। मैथिल, कोकिल और अभिनय जयदेव। लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का वर्णन, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण, प्रकृति की मनोहर छवि, नक्शिक वर्णन उसके कवि एक प्रमुख विषय है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में उनके पद इतने रच बस गए कि पदों की पंक्तियां बन गई। वे आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि भी माने जाते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि वे आदिकाल और भक्तिकाल के जो संधि कवि है वो माने जाते हैं। उन्हें मैथिल, कोकिल और अभिनय जयदेव भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कीर्तिलता और कीर्ति पताका, पदावली, पुरुष प्रीक्षा परिक्रमा और लिखनावली, ये इनके मुख्य काव्य कृतियां हैं।
आगे जो 9वां अध्याय है घनानंद जी के कवित, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? जो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा उसके प्रमुख कवि है वो घनानंद माने जाते हैं। घनानंद दिल्ली के किस बादशाह के मीर मुंशी थे? जो दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। जो घनानंद की प्रेमिका थी उसका क्या नाम था? घनानंद की प्रेमिका का नाम है वो सुजान था। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। वृंदावन जाने के बाद घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? वृंदावन जाने के बाद घनानंद है वो निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए। कवि घनानंद के प्राण किस में अटके हुए हैं? जो कवि घनानंद के प्राण है वो सुजान के दर्शन के लिए अटके हुए हैं। सुजान जो उनकी प्रेमिका थी, इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। आगे छठा प्रश्न है, अब ना गिरत घन आनंद निदान को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो घन आनंद शब्द है उसमें सलेस अलंकार है। और जो सातों प्रश्न है, आना कानी आर सी न्यारी वो करेगो कोलो, जो रेखांकित शब्द है उसका प्रतिकार्थ क्या? आर सी का प्रतिकार्थ है अंगूठे में पहना जाने वाला जो शीशा जड़ा आभूषण है उसे आर सी कहा जाता है। कूक भरी मुक्ता बुलाई आप बोलिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में है वो विरोधाभास अलंकार है। यानी जो कूक भरी मुक्ता, यानी एक तरफ कूक भरी और एक तरफ मुक्ता, यानी बोल नहीं रहे लेकिन फिर भी कूक की आवाज है वो हो रही है। आगे 9वां प्रश्न है, प्रेम की पीर के कवि कौन माने जाते हैं? जो प्रेम की पीर के कवि है वो घनानंद माने जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आगे लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है? यह आपसे ये पूछा जा सकता है, कवि प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है, या उनके मध्य कौन सा प्रण है वो हुआ था जिसको लेकर वो दोनों अड़ गए थे, या उनके बीच जिद हुई थी। कवि मौन होकर प्रेमिका के उपेक्षा के प्रण को देखना चाहता है, यानी वो कब तक इग्नोर करती है प्रेमिका शीशा या अंगूठी के नगीने को देखकर प्रीतम की तरफ देखना ही नहीं चाहती, वे कानों में रुई डालकर नाई की उपेक्षा कर रही है, यानी उनको इग्नोर कर रही है। कवि ये देखना चाहता है कि इस तरह का बहाना बनाकर कब तक है उसकी उपेक्षा है वो करती रहती है। आगे 11वां प्रश्न है, घनानंद वियोग के कवि अपठित पदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले कई पेपरों में पूछा गया है कि घनानंद है वो वियोग के कवि माने जाते हैं। आप इस बात को है वो सिद्ध करना या इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। कवि घनानंद है वो सुजान से प्रेम करते थे, परंतु सुजान ने उनसे बेवफाई की, जिस कारण से उनका हृदय वियोग वेदना से ओतप्रोत हो गया था। इसलिए उनकी यादों में सुजान चरित काव्य की रचना की। इनकी रचनाओं का मुख्य आधार भी सुजान है। उन्हें वियोग वेदना का कवि माना जाता है। उनकी कविता में प्रेम की निष्ठुरता का, अपनी व्याकुलता का, प्रिय के दर्शन की लालसा का और प्रिय के सौंदर्य का मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। अब आगे निम्नात्मक प्रश्न है, इसमें आपको पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या है वो करनी है। इसमें सबसे पहले है वो संदर्भ है, ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में घनानंद के दौर जो रचित कविता शीर्षक से लिए गए। इसमें कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की लालसा प्रकट करते हुए कहा कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण है वो अब तक है अटके हुए। इसमें जो प्रेम है उसको एक पवित्र मनोदशा के रूप में बताया गया है। वर्तमान में जो फिल्मों की बम्बई या परिपाटी है उससे अलग एक प्रेम है वो पवित्र वस्तु के रूप में दर्शाया गया है। इसमें व्याख्या है, कवि घनानंद सुजान को लक्ष्य कर कहते हैं कि अब तो बहुत दिन हो गए और मेरे प्राण आपके दर्शन की लालसा में ही अटके हुए हैं, अन्यथा कब के शरीर छोड़कर मेरे प्राण निकल गए होते हैं। आपके आने की अवधि बीत गई पर ये निरंतर आपका इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही आपके आने की अवधि पास आती, मेरे ये प्राण आपके दर्शन की लालसा से चटपटाने लगती है, इनकी व्याकुलता बढ़ जाती है। छेल छबीली प्रिय सुजान से कई बार आने का पर वह नहीं आई। कवि कहते हैं कि हे मन भावन सुजान, अब आकर तो मेरे समान को बचा लो। मैं तुम्हारी झूठी और विश्वास न करने योग्य बातों पर विश्वास करके बहुत उदास हुआ हूँ। अब तो घना आनंद देने वाले बादल भी नहीं गिरते जिससे मुझे तृप्ति मिल सके। अब स्थिति ये हो गई कि मेरे प्राण प्रयाण करने के लिए अधरों तक आने लगे, यानी मेरे प्राण है वो निकलने के लिए होठों तक आ गए। मेरे प्राण सुजान का संदेश लेकर जाना चाहता है, इसी आशा में अटके हुए, नहीं तो कभी के निकल गए होते। इसका विशेष सरस और भावपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग है। प्रियतम के दर्शन की लालसा और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई, यानी इसमें किसी प्रकार का छल कपट है वो नहीं है। जो निस्वार्थ निश्चल प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। घन आनंद में श्लेष अलंकार है। कई कई गई गई और दे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अवधि आसपास प्यान प्राण और चाचलन में अनुप्रास अलंकार है। कवि छंद है, वियोग श्रृंगार रस है। आगे 13वां प्रश्न है, कवि घनानंद का साहित्यिक परिचय लिखिए। घनानंद का जन्म है 1673 ईस्वी में हुआ। वह जो रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाता है। घनानंद है वो मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि माना जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी। जो घनानंद है वो वियोग और प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। वियोग वर्णन में उनका मन है अधिक रमय। उनकी रचना में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेग में और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप व्यक्त हुआ है, इसलिए उन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा गया है। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग दिग्धता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग मिलता है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा है।
वस्तुतः वे ब्रज भाषा प्रवीण नहीं सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रणेता भी थे। उनकी प्रमुख काव्य रचना सुधान सागर, वीर लीला, कृपाकर निबंध और रसकेली वली, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। इस प्रकार जो आपका काव्य खंड है उसके हमने 4 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और पहले जो 5 अध्याय उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली क्लास यानी जो क्लास नंबर 3 है उसमें देखे थे। आज हमारी जो हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास चौथी है, इसमें हमने आपके जो हिंदी साहित्य की अंतरा पाठ्य पुस्तक है उसका संपूर्ण सिलेबस है वो पूरा कर लिया। 2 क्लासों में गद्य भाग को पूरा किया और 2 क्लासों में वो पद्य भाग को पूरा किया। अब हम आगे जो आपकी अंतराल पाठ्य पुस्तक है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तकें देखेंगे, फिर व्याकरण और फिर जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं उनको कैसे हल करना है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। जो संजीव डेस्क के मॉडल पेपर है वो भी आपको जल्द हल करवाए जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।